मामा, बाबा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? बेटा वो एक ग्लेशियर बनाने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्या ग्लेशियर बनाने? नानी सो रही हैं। तुमने स्कूल में इसके बारे में नहीं पढ़ा? ग्लेशियर के बारे में? हाँ, जब हम हॉपर ग्लेशियर गए थे वो बहुत लंबा और बड़ा था, एक दरिया की तरह, लेकिन जमा हुआ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये इंसानों ने बनाया है। मेरा नहीं ख्याल कि हॉपर ग्लेशियर लोगों ने खुद बनाया था, लेकिन कुछ ग्लेशियर्स लोगों ने खुद भी बनाए हैं। कैसे? साइंसदान तो इसे ग्लेशियर ग्राफ्टिंग कहते हैं, लेकिन पता है हम इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर की शादी। ग्लेशियर की शादी? हाँ, ग्लेशियर की शादी। तुमने उन लोगों की टोकरियों में बर्फ देखी है? असल में उन्होंने इसे एक ग्लेशियर से उठाया है और अब इसे ऊपर किसी जगह पर रखने जा रहे हैं जहाँ इन्हें लगता है कि एक ग्लेशियर बनाया जा सकता है। जब वो उस जगह पर पहुँचेंगे तो वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ेंगे? हाँ, नए ग्लेशियर की पैदाइश के लिए। नगर में ये मंत्र शिना, प्रूशस्की और एक पुरानी जुबान में है जो अब सिर्फ चंद लोगों को याद है। ये मंत्र इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि शरारती परियां इससे दूर रहें और सिर्फ अच्छी परियां ही अपनी जादू से इस बर्फ को ग्लेशियर बना सकें। ओह नो मामा, मैं डॉक्टर को बुलाने लगी हूँ, आपको चेकअप की जरूरत है। यकीन करो, शायद हमारे बड़ों का ये काम तुम नई नस्ल को अजीब लगे, लेकिन इसमें बहुत हिकमत है जिसकी तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। ठीक है, लेकिन बर्फ का एक टुकड़ा ग्लेशियर कैसे बन सकता है? अगर बर्फ ना पिघले तो वो टेम्परेचर की कमी को बरकरार रखने के लिए मजीद बर्फ लाते रहते हैं, और अगर ये सारी मिल जाए तो ये वाकई बढ़ने लगती है और जल्द ही वहाँ एक ग्लेशियर बनना शुरू हो जाता है। मगर इसे शादी क्यों कहते हैं? देखो, जिस तरह तुम्हारे अब्बू और अंकल्स यहाँ कर रहे हैं, एक दूसरे गांव में भी इसी तरह कुछ और अंकल्स एक दूसरे ग्लेशियर से बर्फ ला रहे हैं, एक मादा ग्लेशियर से। इनको उम्मीद है कि बर्फ के ये टुकड़े हमारे इन टुकड़ों के साथ मिलकर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों और महीनों तक अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक बड़ा ग्लेशियर वजूद में आ जाएगा। इसे हमारे बड़े ग्लेशियर की शादी और साइंसदान ग्लेशियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। वाह, नगर तो इंतहाई दिलचस्प है। नहीं, ये सिर्फ नगर में ही नहीं होता, बल्कि ये गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद वादियों में हर जगह ही होता है। शायद प्रूशस्की या शिना की बजाय वो अपनी जुबान में मंत्र पढ़ते हों, लेकिन हमारी तरह अभी तक वो भी पुरानी जुबान ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रिवायत आई कहाँ से और ये पुरानी जुबान है क्या? तुम्हें करीमाबाद वाला बलतित किला याद है? कौन वाला? हाँ, कहा जाता है कि ये तिब्बत की किलों की तरह नजर आता है। बिल्कुल उन्हीं की तरह बलतित किले की तामीर में भी लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर आने वाले जल्जलों और लैंडस्लाइड्स के बावजूद ये महफूज रहता है। यहाँ तक कि सबसे ऊपर की चोटी भी तिब्बत के बौद्ध मजहब के मंदिरों की तरह नजर आती है। लेकिन कैसे मामा? तिब्बत तो हमसे बहुत दूर है। अब शायद ऐसा लगता हो, लेकिन सल्तनते तिब्बत के दौर में बहुत से फनकार और सय्याह तिब्बत से इस जगह आते थे, जो बलतित किले जैसी इमारतों पर अपना असर छोड़ गए। कुछ लोग कहते हैं कि सल्तनते तिब्बत से ताल्लुक की बुनियाद पर ही गिलगित बल्तिस्तान में इतने मुख्तलिफ गिरोह हैं जिन्होंने जदीद साइंस की मदद के बगैर ग्लेशियर ग्राफ्टिंग जैसी रवायात को बरकरार रखा। वो अपने मंदिरों में जिन पुराने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो तिब्बती जुबान के ही हैं। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। काश मुझे स्कूल में भी इसके बारे में बताते। बिल्कुल, हमें अपना सकाफती इल्म और दानाई अपने क्लासरूम्स तक लानी चाहिए ताकि स्कूलों और कॉलेजों में तुलबा और इसातिज़ा हमारी सकाफती, समाजी और मुआशी रवायात को समझ सकें और इस पर फख्र करें। तुम्हें नहीं लगता कि अगर ठोस, पानी और गैस को ग्लेशियर्स के जमने और पिघलने की मिसालों से समझाया जाए तो साइंस की क्लास ज्यादा दिलचस्प हो सकती है? हमारे पास अपनी जमीन, अपने आबा अजदाद, अपनी रवायात, अपने माहौल और एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इस इल्म को सीखने और फैलाने की बेहतरीन जगह स्कूल है। सकाफती इल्म और जगह पर पाए जाने वाले हर पेशे और शोबे की बुनियाद है। किसान अपने खेतों में, प्रोफेसर्स अपने कमराए जमातों में, साइंसदान लेबोरेटरी में, और सब कहीं न कहीं इसे इस्तेमाल करते हैं। वाह मामा, इसका मतलब है सकाफत और तालीम दो ग्लेशियर की तरह हैं, जो अगर इकट्ठे रहें तो मजीद बड़े और मजबूत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब दुआ करो कि ये ग्लेशियर बढ़कर बर्फ का एक बड़ा पहाड़ बन सके।